आपकी क्लास 12 जो है आपका एक कर्म युद्ध है। ठीक है, क्या है आपका एक कर्म युद्ध है जिसकी तैयारी आपने जुलाई से शुरू कर दी थी। ये 25 मार्च के दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। इस एग्जाम के लिए आप पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं देखेगा कि आपने साल भर क्या करा है। तो जब मंदसौर जिले से मैम ऐसे निकल सकती है, हमारे चंबल जिले से हमारे साथ के अंदर यहाँ पे मनोज सर निकल सकते हैं, तो आप क्यों निकल सकते हो? उठो चलो और तब तक चलो तब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तब तक के लिए आपको यहाँ पे अपने आप को बांधना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा कि पढ़ता तो हूँ याद नहीं रहता। तो इस चीज का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। आप अगर यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो आपकी कक्षा 12वीं की जो मार्कशीट है, आपकी क्लास 12 की जो मार्कशीट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे लाइफ के लिए, आपके पूरे करियर के लिए। अगर आप देख रहे हो 12 के बाद में कॉलेज एडमिशन में, वहां पे आपकी 12 की मार्कशीट लग रही है। आप बोलोगे यहाँ पे जॉब के लिए, वहां पे भी आपको यहाँ पे 12 की मार्कशीट लग रही है। और उसके बाद में जो खुश होगा वो मैं और पूरी अरिहंत की टीम खुश होगी, यार हमारे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छे तरीके से आया हुआ है। स्वागत है आपका अरिवियान के YouTube चैनल पे, जहां हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं कक्षा 12वीं के लिए, मतलब क्लास 12 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन वीडियो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना है, आपके लिए सिलेबस से तो रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी अभी रिसेंटली आप लोगों की क्वार्टरली एग्जाम खत्म हुई है। अब क्वार्टरली एग्जाम खत्म होने के बाद में बहुत सारे बच्चों के हम लोगों के पास में फोन आए, ठीक है, बताने के लिए कि पेपर कैसा रहा, क्या रहा। तो उसके अंदर मैं आपको एक छोटे से पॉइंट के साथ में समझाते हुए चलता हूं कि भाई साहब, अगर आप बात मान लो कि मेरे पास में 100 फोन आए हैं, तो 100 में से मैंने कुछ कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फोन को डिवाइड करा है। मतलब 20 फोन ऐसे थे जिनको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आई थी, 60 फोन ऐसे थे जिसको एग्जाम में प्रॉब्लम आई थी, और 20 फोन ऐसे रहे हैं जिसका मतलब जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो बातचीत है, वो पूरी की पूरी बातचीत इनको लेके है और इनको लेके है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे इन 20 से कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे चाहिए कि 60 और जो 20 है ये भी अपनी मेहनत करे। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास में 20 से तो कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है वो 60 और 20 को, ये मतलब ये कितने को हुई है? 80 को हुई है। तो मेरे को ये रेशो बड़ा गंदा लगा है। ये जो रेशो मेरे को दिखाई दिया है ना, मेरे को ये रेशो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं आज उसी पॉइंट के ऊपर बातचीत करने आया हूं। तो कैसे? देखो, अगर सिंपल से मैं यहाँ से आपसे बात करूं ना, तो एमपी का मतलब क्या होता है? एमपी, एमपी का मतलब एमपी होता है। बोले सर ऐसा मतलब क्या? भाई साहब, एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मतलब हो रहा है मेरा परिवार। अगर मेरे परिवार के अंदर किसी मेरे छोटे भाई बहन को या फिर मेरे भाई बहन के छोटे बच्चों को किसी तरीके की अगर कोई तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ मेरी तकलीफ है, और उस तकलीफ के लिए मैं आज आप लोगों के पास में खड़ा हुआ हूं। अगर मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ कि जो रेशो मैंने आप लोगों को बताया 20-80 का, तो मेरे लिए ये बहुत गलत रेशो है। मुझे इस रेशो के ऊपर काम नहीं करना है। मेरे को ऐसे पढ़ाना नहीं है, मेरे को ऐसी बातचीत नहीं करना है कि जो मेरे को ये रेशो दे। मुझे चाहिए यहाँ पे कि 20 की जगह पे मेरे पास में 40, ये भी नहीं चाहिए। मेरे पास में 80, ये भी नहीं चाहिए। मेरे पास में 90, ये भी नहीं चाहिए। 99, ये भी नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे चाहिए पूरे के पूरे 100 बच्चे। यहाँ पे अगर मेरे पास में पूरे 100 बच्चे आएंगे तो ही मेरा पढ़ाना, तो ही अरिवैन की मेहनत सार्थक है, तो ही अरिवैन की टीम की मेहनत की सार्थक है। तो इसी बात को लेकर मैं आप लोगों के पास में यहाँ पे आज उपस्थित हुआ हूँ। इसी चीज को यहाँ पे समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जो दिमाग के अंदर आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, या फिर जो डाउट आ चुका है, या फिर जो डाउट आने वाला है, उस चीज से आप बचो और आपकी आज की मेहनत यहाँ पे शुरू करो। अब बोलोगे सर वो कैसे? तो देखो, सिंपल सी बात है कि भाई साहब, मेरे को ये 20, 60 और 20, ये 20 से तो कोई दिक्कत रही नहीं है। अभी मैं आप लोगों के लिए 60 और ये 20 के लिए अच्छे तरीके से बात कर रहा हूं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि 20 के लिए कुछ नहीं है, इन 20 के लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ है। अगर यहाँ पे अगर किसी टॉपिक के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, स्ट्रेटेजी के अंदर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उस चीज के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बोले सर चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जब मैं यहाँ पे बात करने की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब, मेरे लिए एमपी मतलब पूरा मेरा मध्य प्रदेश का बच्चा है ना, मेरे परिवार की मैं बात कर रहा हूं, तो वाले परिवार की भी मैं बात करता हूँ। अब देखो, इन 60 के अंदर से मेरे पास में कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने निकल के आई है। सबसे पहली प्रॉब्लम निकल के आई है कि भाई साहब, यहाँ पे आई है मनी, यहाँ पे आई है स्टडी। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, बाकी आपको सारी चीज यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे बता देता हूं, मन नहीं लग रहा। यहाँ पे या पढ़ा तो है,
याद नहीं रहता। ये कुछ समस्या है, कॉमन समस्या है जो इन 60 के अंदर आई हुई है। तो इन पे आज खुल के थोड़ी सी बात करते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को एक लेते हुए चलूं या फिर चलो अलग अलग लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले मनी वाली बात की भाई साहब हमारे पास में, तो भाई साहब आपको अगर इस चीज की दिक्कत आ रही है ना तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। आपको अपने परिवार की तरफ में देखना पड़ेगा, आपको अपने माता पिता की तरफ देखना पड़ेगा। भाई साहब वो कितनी मेहनत करते हैं रोड के ऊपर, वो कितनी मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, वो कड़ी धूप के अंदर मेहनत करते हैं, वो हर जगह पे मेहनत करते हैं। आपके पिताजी आपकी माताजी कितनी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। और अगर आप इस चीज से जूझ रहे हो ना तो आपको पता है कि उस चीज की क्या कीमत है। तो उसी चीज के सॉल्यूशन के लिए अरिविहान एप्लीकेशन है ना। अरिविहान के अंदर उन्नति बैच जो थी उसके उन्नति बैच की सफलता के बाद में, या फिर अगर मैं ये बात मान लेता हूँ कि भाई साहब उन्नति बैच के अंदर एडमिशन क्लोज हो गए, तो भाई साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हो। उन्नति बैच की सफलता के बाद में आप लोगों को यहाँ पे अरिविहान ने उन्नति 2.0 लॉन्च कर दी है। उन्नति 2.0 जब लॉन्च हुई है तो उसके अंदर भी सेम अमाउंट के अंदर आपको यहाँ पे वही सारी फैसिलिटी और उससे प्लस की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको यहाँ पे मैथ्स मिलेगा, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री मिलेगी, आपको यहाँ पे फिजिक्स मिलेगा, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स तो मिलने ही वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं तो इनके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ के अंदर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेगी। ये सारी चीजें आपको अरिविहान 2.0 में मिल रहा है और इसका प्राइस भी उतना ही है जितना हमारी उन्नति बैच का था। उतने ही कम प्राइस के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। वो कारण ही यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार का बच्चा, मतलब मेरे परिवार का बच्चा पढ़े और उन्नति की राह पे चले। अब उन्नति की जब बात हो रही है सर उन्नति बैच क्यों, तो देखो यार सिंपल सी बात है कि आज हम बात कर लेते हैं उन्नति बैच के लिए। तो उन्नति जरूरी है हर बच्चे के लिए, तो उसी उन्नति का उद्देश्य लेते हुए तो ये वाले पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर हुआ। बोले सर अब स्टडी यानी पढ़ाई नहीं हो पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो यार मेरे बच्चे एक बात बताओ कि यहाँ पे आप बोल रहे हो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम किसी गांव में रह रहे हैं, हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास में अच्छे टीचर्स नहीं। हालांकि टीचर्स तो सारे अच्छे होते हैं, पर क्या होता है कि कुछ बच्चों को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आता है। तो उस बात को यहाँ पे लेते हुए चलते हैं कि यार हमारे स्कूल के अंदर इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, हमारे यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा रिसोर्सेस नहीं है कि जिससे हम पढ़ सके। तो बच्चा एक बात मुझे आप बताना, आपने 12वीं फेल देखी है, देखी हुई है ना। उसके अंदर मनोज सर की कहानी देखी है। मनोज सर कहाँ के थे, अगर आपने मनोज सर की कहानी देख रखी है तो मनोज सर हमारे चंबल जिले के थे। ठीक है, चंबल की मतलब एक ऐसी जगह से थे जहां पे लिटरेसी रेट काफी कम था, जहां पे बच्चे पढ़ना कम पसंद करते थे, जहां पे ग्रेजुएशन लेवल बहुत कम था। वहां से मनोज सर निकल के कहां पे पहुंच गए, आज वो आईपीएस ऑफिसर मतलब महाराष्ट्र पुलिस के अंदर पदस्थ थे। मतलब आप देख रहे हो जिस व्यक्ति ने इतनी गरीबी के साथ में इस लेवल की देखी है वो बंदा कहां पहुंच गया है, आज उस बंदे के ऊपर फिल्म बन रही है। तो क्या आप वैसा नहीं बनना चाहोगे। मैं एक और बात कर लेता हूं, डॉक्टर सुप्रिया जैन भाई साहब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है। कहाँ की है, हमारे यहाँ पे मंदसौर जिले की है, जो एम्स के अंदर पदस्थ है, जिसका मतलब एक बार दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लंबे लंबे टाइम तक की वेटिंग लगती है। तो जब मंदसौर जिले से मैम ऐसे निकल सकती है, हमारे चंबल जिले से हमारे साथ के अंदर यहाँ पे मनोज सर निकल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। चलो एक और उदाहरण आपको देता हूँ, रघुराम राजन, आप लोगों ने नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो आप नोट निकाल के देखिए, आपको 10 में से 2 नोट के अंदर आर राजन करके साइन मिलेगी गवर्नर की। तो ये आर राजन कौन है, हमारे रघुराम राजन सर। ये भी हमारे क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। जो वो इसी जगहों पे जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते हो। एक बात मुझे ये बताओ, जब आप उस जगह पे जाने का सोचते हो तो आप वहां के लिए मेहनत क्यों नहीं करते हो। तो आपकी ये दो समस्याओं को लेकर मैंने बातचीत तो यहाँ पे करी है कि भाई साहब आपसे यहाँ पे स्टडी की जो दिक्कत हो रही थी कि हम छोटी सी जगह से थे, हम लोगों से यहाँ पे नहीं हो रही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि गांव का बच्चा अच्छे तरीके से पढ़े और सही तरीके से पढ़े। जो चीज यहाँ पे दूसरे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, मैं वही फैसिलिटी सारे बच्चों के लिए उपलब्ध कराना चाहता हूं। और उसी उद्देश्य से अरिविहान की पूरी टीम लगी हुई है और उसी टीम के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं और उसी चीज को मैं उन्नति 2.0 में लेके आ रहा हूं। अब बात कर लेते भाई साहब, किसी मेन प्रॉब्लम मन नहीं लगता।
अब भाई साहब मन नहीं लगना क्या होता है, मेरे को बात समझ में नहीं आती है। अरे एक बात मेरे बच्चे बताओ कि जब आपको आपके घर की परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, आपको सब चीज दिखाई दे रहा है, फिर भी उसका मन नहीं लगा रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। यहाँ पे मैं स्वामी विवेकानंद का एक कोट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, उठो चलो और तब तक चलो तब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उठो चलो की बात करी है, मैं तो कह रहा हूं उठो, बस एक बार हमारा हाथ थाम लो, उसके बाद में हम आपको चला के आपको उन्नति की राह तक लेके चले जाएंगे। इसलिए तो इसी बैच का नाम उन्नति 2.0 रखा है, उन्नति बैच रखा है। तो बस आपको एक बार उठने की देर है, एक बार आपको मन में दृढ़ संकल्पित होने की देर है, एक बार अगर आपने सही ढंग से सोच लिया तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरी बात यह है कि पढ़ा तो है याद नहीं रहता, ठीक है। अब जब इन दोनों प्रॉब्लम्स के यहाँ पे तीसरी प्रॉब्लम मैंने बता दी, चौथी प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, पढ़ा है लेकिन याद नहीं रहता, तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा कि भाई साहब आपको इन दोनों पॉइंट को एक ही चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो क्या है, वो ये है आपका सोशल मीडिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब यहाँ पे देखो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर इसमें एक चीज आती है आपकी क्या, एंटरटेनमेंट वाली। अब एंटरटेनमेंट आपको किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है, आप उस चीज को समझो। आप यहाँ पे पढ़ने बैठे हो, ठीक है, आप पढ़ने बैठे हो, आपने अपना मोबाइल उठाया और बोला कि हम 5 मिनट बाद के अंदर से पढ़ना चालू कर दो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद में मोबाइल के अंदर आपने बोला, बोले कि यार एक दो रील देख लेते, रील देखना चालू करा इंस्टाग्राम पे, पहली रील, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, पांचवी रील, पांचवी रील आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आप हाँ हाँ जोर से हंसे, सब कुछ करा, आप एंजॉय हुए, आपने वो रील उठा के अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दी। वो बच्चा आपका दोस्त क्या कर रहा है उस समय पे आपको नहीं पता, वो आपके दोस्त ने क्या करा, मोबाइल देखा, अच्छा मेरे दोस्त की रील आई है, वो उसने खोली, उसने देखा, वो भी खुश हुआ, उसने 4 रील आपको और भेज दी। ऐसे टाइम वेस्ट करते हुए आपने बोला कि मैं यहाँ पे 5 मिनट देख लेता हूं, इन 5 मिनट के बाद में आपका कितना बिगड़ा, 1.5 घंटा। ये 1.5 घंटा कब खत्म हो गया, 5 मिनट का आपको पता ही नहीं चला। अब ये 1.5 घंटे खत्म होने के बाद में आप बोलते हो कि यार 1.5 घंटा बिगड़ेगा, अब क्या करूं, आप डिप्रेशन में चले गए और आपने बोला, बोले कि यार बस 5 मिनट बाद में पढ़ने बैठ जाता हूँ, आप 5 मिनट हेड डाउन करके बैठ गए, सब कुछ कर गए। पर एक साइकोलॉजिकल में बात बताऊं, 1.5 घंटे तक अगर आप कोई सी स्क्रीन देख रहे हो नॉन स्टॉप, तो आप थक जाते हो, इनडायरेक्टली आपकी आंखें थकने लगती है, आपका दिमाग थकने लगता है, और फिर आप बोलते हो कि यार नहीं हो पा रहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं। आप उठे, आप सो गए, सो के उठे, फिर भी आपको रिलैक्स नहीं मिला, आप बोलते बोले 5 मिनट के ना थोड़ा सा करके देख लेता हूँ। शाम बीतती, शाम बीतने के बाद के ना आप बोलते हो खाना खा के पढ़ने बैठता हूँ, खाना खाने के बाद में आप बोलते हो बोले यार आज का तो दिन हो गया खत्म, कल से पढ़ूंगा। यही बात होती है ना, तो यही चीज आपको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, यही चीज आपको क्या करती है, परेशान करती है। आपने थोड़ी देर के लिए बोला, आपने पूरा का पूरा दिन उसका खत्म कर दिया थोड़ी देर के चक्कर में। तो आपकी जब से परीक्षा है तब तक के लिए आपको यहाँ पे अपने आप को बांधना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा कि भाई साहब मैं इस एंटरटेनमेंट नाम के कीड़े को यहाँ पे आने ही नहीं दूंगा, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दूंगा, मैं उसके अंदर की रील अगर चला भी रहे हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसके अंदर की रील्स को इतना देखूंगा नहीं जिससे कि मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो। बात समझ में आ रही है। अगर आपने ये सारी चीजें सोच ली, समझ ली और ये चीज को फॉलो कर लिया, मैं लिटरली गारंटी से बोल सकता हूं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, देखो मैं मेरा ही एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या था कि हमारे समय पे फेसबुक आया था, हमारे समय पे एंड्रॉइड फोन नहीं था, हमारे समय पे छोटे छोटे फोन हुआ करते थे, उसमें हम लोगों ने फेसबुक लॉग इन कर लिया, अकाउंट क्रिएट करा, उसके अंदर पे बाद में हम लोग वहां पे क्या करते थे, सिर्फ पोस्ट डालते थे या अपना फोटो डालते थे, उन फोटो को देखते हुए भाई साहब बार बार खोल के चेक करते थे क्या कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, हमारे पोस्ट को कितने लोगों ने देखा। तो इसी चीज से हमारा क्या होता था, पूरा दिन भर यहाँ पे खत्म हो जाता था। और ये चीज को मैंने एनालिसिस करा अपनी क्लास 11 के अंदर, जैसे मैंने उस चीज को एनालिसिस करा, मैंने बोला भाई साहब ये चीज तो मेरे लिए क्या हो रही है, गलत हो रही है। जब ये चीज मैं समझ गया तो मैंने भाई साहब वो चीज को बंद करा। वो चीज कब बंद करी, जब मेरे क्वार्टरली एग्जाम हो गई उसके बाद में। तो क्वार्टरली का पेपर तो मेरा इस तरीके से बिगड़ ही चुका था, फिर उसके बाद में मैंने वही चीज हमारी हाफ ईयरली और जो मेन एग्जाम है
उसके पहले पहले हम लोगों ने बंद करके हमारी पढ़ाई पे लग गए, तो हमारे जो क्वार्टरली का रिजल्ट बिगड़ा था वो चीज हमारे यहाँ पे फाइनल एग्जाम के पहले जो मेन एग्जाम होती है उसके पहले पहले मैंने वो सारी चीज को रिकवर करा और वही चीज हमने क्लास 12 में भी फॉलो करी, तो आज हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे पहुंच गए। बट वही चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपको ये चीजें तो यहाँ पे कतई नहीं करनी है। ये चीज अगर आप समझ गए हो तो मैं इस चीज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालूंगा कि पढ़ता तो हूं याद नहीं रहता, तो इस चीज का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इसी पूरे वीडियो के अंदर समझाऊंगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा, आप रिवाइज भी कर लोगे और आप अच्छे नंबर भी लेके आ जाओगे। बस ये है कि अब से आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब मैथ्स का पेपर है 16-17 घंटे आप सिर्फ मैथ्स 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 की तरफ में ध्यान दो, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि भाई साहब आप मैथ्स बिल्कुल मत पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं एक लिमिटेड टाइम के लिए एक रेगुलरिटी के साथ के अंदर आप पढ़ना चालू करते हो आज से भी, तो आपके पास में 4 से 5 महीने हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर फुल में से फुल मार्क्स लाने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इन 4 प्रॉब्लम के बाद में एक और छोटी सी प्रॉब्लम निकल के आती है, वो ये है कि भाई साहब हम यहाँ पे एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम जेई की तैयारी कर रहे हैं या हम कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हम काय की तैयारी कर रहे हैं, नीट की। हालांकि हम तो मैथ्स के स्टूडेंट है, नीट की एग्जाम तो नहीं दे पाएंगे, पर लेकिन फिर भी लिखा है हम इनकी तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास में बोर्ड के एग्जाम के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो भाई साहब आप यहाँ पे 15 से 17 घंटे आप इस चीज के लिए पढ़ रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 15 घंटे में से 17 घंटे में से आप 3 से 4 घंटे बोर्ड के लिए निकाल दो, बाकी का आप 12 से 15 घंटे इस चीज के लिए पढ़ लो। कोई दिक्कत वाली बात रहेगी क्या इस चीज में? बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड का अंदर क्या है, इनका बेसिक है। अगर आपने बोर्ड भी पढ़ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप बोर्ड के हिसाब से पढ़ भी रहे हो यहाँ पे, तो आपको बोर्ड के अंदर कैसे लिखना है इस चीज को समझ में आ जाएगा। बोलोगे सर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं पर हम बोर्ड की नहीं कर पाएंगे और हमें पता बोर्ड में कैसे आता है। भाई साहब आपको बात सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर लेकिन बोर्ड में लिखने का काम रहता है, जेडब्ल्यू के नाम टिक मार्क लगाते हैं, तो कैसे लिखना वो चीज भी तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे थ्योरेटिकल वाली बात तो करना पड़ेगी, यहाँ पे प्रैक्टिकल तो सॉल्व करके देखना पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन की बात हो रही, यहाँ पे प्रूफ को पूरा सॉल्व करके बताने की बात होती है, यहाँ पे तो डायरेक्ट रिजल्ट को आप टिक मार्क करके आगे बढ़ जाते हो। तो इसके लिए आपको बोर्ड के लिए तो 3-4 घंटे तो यहाँ पे पढ़ना जरूरी पड़ेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम भी अगर आपके साथ में हो रही है कि हम इतना पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब थोड़ा सा समय निकालिए उसमें से, ताकि आप यहाँ पे हमारे बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। उसके पीछे का रीजन आप एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं, इन सब चीजों का इतना बताने का सार क्या है। भाई साहब एक मेरे को छोटी सी बात बताना, आपने यहाँ जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाए, क्या मतलब रह जाएगा उस चीज का? बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पे कोई सी आईआईटी एनआईटी के अंदर एडमिशन लेने की बात करो, पर वहां पे भी तो मिनिमम क्राइटेरिया है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो आपकी कक्षा 12वीं की जो मार्कशीट है, आपकी क्लास 12 की जो मार्कशीट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे लाइफ के लिए, आपके पूरे करियर के लिए। अगर आप देख रहे हो 12 के बाद में कॉलेज एडमिशन में, वहां पे आपकी 12 की मार्कशीट लग रही है, आप बोलो यहाँ पे जॉब के लिए, वहां पे भी आपको यहाँ पे 12 की मार्कशीट लग रही है, आप बोलो नहीं सर मैं जॉब तो नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, तो वहां पे भी आपको जॉब की क्या, वहां पे 12 एग्जाम की आपको जरूरत लगेगी, या गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी आपको 12 मार्कशीट की आपको जरूरत लगेगी। बोले सर इतनी जगह लगेगी? हाँ मेरे बच्चे इतनी जगह लगेगी। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का मेरे पास में फोन आया था, उसका एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तो उसने मुझे यहाँ पे मतलब नॉर्मली बताने के लिए फोन करा था। अब मैंने पूछा भाई साहब आपके इंटरव्यू प्रोसेस कैसी रही, क्या रही, कैसी क्या रही, तो उसने मुझे बताया कि सर हम लोग यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, मतलब एक और उसका एक और कॉम्पिटिटर, वो फाइनल राउंड तक पहुंच गए थे, उन दोनों में से एक बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होना जरूरी था, मतलब दोनों में से एक पोस्ट के लिए था, तो दोनों में से एक व्यक्ति को ही वहां पे ले सकते थे। तो हुआ ये कि ग्रेजुएशन में मार्क्स, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स बराबर थे, एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, दोनों का बराबर था, दोनों ने अच्छे खासा अपने प्रोजेक्ट कर रखे थे, मतलब आईटी कंपनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब दोनों को जब इक्वली आंका गया और उनके नंबर यहाँ तक के लिए बराबर आए, तो उन्होंने बोला बोला क्या करें, यहाँ पे फिर उन्होंने देखा कि भाई साहब हम 12 की मार्कशीट का रिजल्ट देखेंगे। तो मेरे बच्चे के यहाँ पे 12th के अंदर अच्छे नंबर आए हुए थे, जो बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उस समय मैंने उसको यही बात बताई थी, उसने मेहनत करी, उसके अच्छे नंबर आए, उसके 90+ परसेंटेज आए, तो उसको बिना सोचे वहां पे क्या मिल गई है, जॉब मिल गई है।
ठीक है। तो ये वाली एक छोटी सी बात थी, पर लेकिन आप बहुत सी कंपनियों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद में आप कंपनी के ना जब अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे आपसे पहला ही प्रश्न पूछा कि आपके 12th में कितने परसेंटेज है, आपका फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं है, आपके 75% से ऊपर है कि नहीं है। अगर है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब अब तो कंपनियों ने ये कर दिया है कि अप्लाई करने के लिए ही आपको 12 के इतने मार्क्स होने जरूरी है, मतलब इतने परसेंटेज होने जरूरी है। तो आप ये समझ जाओ कि आपके लिए 12 की मार्कशीट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो अब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी है। अभी भी हमारे पास में कुछ नहीं बिगड़ा है, 4 से 5 महीने बचे हुए, ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ में लग जाइए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए और वो गौरवान्वित महसूस करे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप खुश होंगे और आपके माता पिता खुश होंगे, आपके माता पिता के साथ आपके गुरु खुश होंगे, मतलब आपके टीचर्स खुश होंगे। और उसके बाद में जो खुश होगा वो मैं और पूरी अलीगढ़ की टीम खुश होगी, यार हमारे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छे तरीके से आया हुआ है। तो बस इतनी सी खुशी के लिए, इतनी सी थोड़ी सी मेहनत के अंदर, इतने लोगों की खुशी के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप। इतनी सी बात अगर आप समझ रहे हो तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाली बात समझ में आ गई, पढ़ते तो है लेकिन याद नहीं रहता, तो उसके पीछे का मेन रीजन है कि भाई साहब आपको सोशल मीडिया कुछ समय के लिए त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो मन नहीं लगना तो उसका भी यही सबसे बड़ा रीजन है। तो ये सारे पॉइंट अगर आपके यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात कर लेता हूँ तो हमारे पास में जो मैथमेटिक्स की बुक्स आती है भाई साहब, वो 2 पार्ट में आती है। कुछ कुछ राइटर्स या कुछ कुछ पब्लिशर्स की बुक एक सिंगल फॉर्म में आती है, कुछ कुछ स्कूल्स के अंदर एक सिंगल फॉर्म में चलती है। पर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो भाई साहब हमें 2 पार्ट के अंदर पढ़ना है। तो मतलब क्या आप समझ रहे हो मैथमेटिक्स में आपकी कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, मैथमेटिक्स में आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है। और फिर भी अगर आप यहाँ पे ये बोल दोगे कि यार हमसे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे, तो कितनी गलत बात है यार। आप ऐसे शब्द बोलते हो तो आपने तो बोल दिया, उसके पीछे कितने लोगों को दुख होता है आप ये समझो। आपके माता पिता को दुख होता है, आपके टीचर को दुख होता है, और हमें दुख होता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करो और आप ऐसे शब्द बोल दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो बस आज से सोच लो, प्रण ले लो, आज आपसे अपने आपके साथ में यहाँ पे जस्टिस कर लो। आप अपने साथ में यहाँ पे गलत नहीं करोगे और आप हमेशा अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो भाई साहब आपकी क्लास 12 जो है आपका एक कर्म युद्ध है। ठीक है, क्या है आपका एक कर्म युद्ध है जिसकी तैयारी आपने जुलाई से शुरू कर दी थी। ठीक है, आपने उसके बाद में क्या मई जून के अंदर से आपने अपने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी। वो कर्म युद्ध की अगर मैं बात कर लेता हूं तो गणित के कर्म युद्ध की बात है तो वो कौन सी है हमारे पास में 25 मार्च 2025 है। ठीक है, 25 मार्च के दिन आपका क्या है, ये हमारा एक कर्म युद्ध है, बहुत बड़ा कर्म युद्ध आने वाला है। ये 25 मार्च के दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। इस एग्जाम के लिए आप पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं देखेगा कि आपने साल भर क्या करा है। आपको इस कर्म युद्ध वाले दिन ही आपके रिजल्ट के बारे में आपको तो पता चली जाएगा कि आपने क्या कर रखा है। उस कर्म युद्ध को आपको यहाँ पे क्या है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। इस कर्म युद्ध के लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। अभी तक आपने जो करा वो सब ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा क्या करा मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 4 से 5 महीने अब आपको अपनी ईमानदारी के साथ में लगाने हैं ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आए। मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा यहाँ पे अच्छे में से अच्छे नंबर लेके आए। मैं यहाँ से आपके साथ में झूठे वादे नहीं करना चाहता, कि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपके 80 में से 80 यहाँ पे मैं लेके आ जाऊंगा, स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो 80 में से 80 आ जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई ऐसे झूठे वादे नहीं करना चाहता। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने फॉलो करी, आपकी मेहनत रंग लेके आई, तो आपको 80 में से आपको यहाँ पे 65, 70, 75, 76, 77, 79 या 80 आपको इतने नंबर आ सकते हैं। और ये सब काय पे आएंगे, ये डिपेंड रहेंगे आपकी मेहनत के ऊपर। तो इस मेहनत के लिए, इतने नंबर्स के लिए आपको मेहनत तो यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो ये मेहनत करने के लिए आप रेडी हो जाइए। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या काम करना है, जिससे आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। चलिए अब आगे की तरफ बात कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने पैटर्न तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हो, बट लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई साहब आपका जो पेपर होगा ना वो 2 तरीके से होगा। एक होगा थ्योरी और दूसरा होगा यहाँ पे क्या, हमारे लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो थ्योरी के लिए तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है।
अब बात करता हूं सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल की। ये है हमारे पास में 20 नंबर। ये एक ऐसी चीज है कि यार ये लट्टू है, अगर आपने सही तरीके से समझ गए, सही तरीके से रणनीति को फॉलो कर लिया तो ये 20 में से अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हो। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे 20 नंबर आपको कैसे कैसे मिलते हैं। आपके क्वार्टरली एग्जाम, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और आपके पास में प्री बोर्ड एग्जाम, उनके मार्क्स के आधार पे या फिर बहुत से टीचर्स के अपने कुछ प्रैक्टिकल वर्क करवा के, मतलब या तो आपसे प्रैक्टिकल कॉपी करवा लेगा, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करवाता है, उसके आधार पे आपको 20 में से यहाँ पे नंबर मिलते हैं। पर आपने यहाँ पे क्वार्टरली के अंदर क्या करा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अब आपके पास में ये दो चीज और ये प्रैक्टिकल वर्क बचा हुआ है, तो क्या इतना ही मेरे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है? नहीं, आपको इसके साथ में एक अपनी अच्छी छवि बना के रखनी है। ये मार्क्स तो आप लेके आ जाओगे, आज से मेहनत करोगे तो नंबर आप लेके आ जाओगे, पर आप यहाँ पे आपकी इमेज जो कि हालांकि अच्छी तो है, पर लेकिन फिर भी आपके टीचर्स की नजर में बहुत अच्छी तरीके से बननी चाहिए। आप आधे से टीचर्स को गुड मॉर्निंग कर लो, ठीक है, आप उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दो, आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसको रिस्पॉन्स सही तरीके से दो, भले क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो सॉरी सर बोल दो, उनसे आर्ग्यूमेंट मत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। जिस दिन आप ये सारी चीज कर लोगे तो आपकी एक अच्छी इमेज बनना चालू हो जाएगी। आपकी अगर अच्छी इमेज बनेगी तो ये टीचर्स के हाथ में रहता है, आपके टीचर्स के हाथ में ये मार्क्स रहते हैं, वो आपको यहाँ पे 20 में से चाहे तो 15, 16, 17, 18, 19 या 20 ये नंबर आपको यहाँ पे वो दे सकता है, पर लेकिन वो देगा कब? जब आपकी इमेज अच्छी बनी होगी, आपकी इमेज के पॉइंट के ऊपर आपको वो नंबर यहाँ पे देगा। ये वाली चीजें भी आपको वहां पे मैटर करती है। अगर आपने ये अच्छे बना लिए पर इमेज आपकी गंदी बनी हुई है तो आप 20 के डिजर्विंग करे तो 19 के डिजर्विंग थे तो आपको 15 नंबर दे देगा। क्या कर लोगे उस समय पे? तो इसलिए थोड़ी सी आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है, थोड़ा सा एक अच्छा आचरण, थोड़ा सा एक अच्छा व्यवहार अपने यहाँ पे बना के रखना जरूरी है, ताकि 20 में से ज्यादा आप नंबर यहाँ पे गेन कर सको। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई है? तो ये 20 नंबर का गेम तो हमारे पास में हो गया। बोले सर क्या 20 नंबर इतने इंपॉर्टेंट है? अरे मेरे बच्चे एक बात बता, हमारा जो पूरे पेपर या फिर हमारे जो 12th एग्जाम का फाइनल रिजल्ट की बात कर ले तो अगर वो 500 नंबर की है तो 1% कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है ना। अगर वो 5 नंबर का होता है तो 20 नंबर मतलब कितना होता है हमारे पास में? 4%। 4% तो आपको कहां से कहां लेके आ जाता है भाई साहब, ये चीज आप समझ रहे हो? उन 4% के लिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जिसके ना ऐसी मेहनत नहीं है कि जिसका आपको नुकसान हो या फिर आपको अतिरिक्त मेहनत करना पड़े। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको स्कूल रेगुलर जाना पड़ेगा, आपको अपने टीचर्स की बात माननी पड़ेगी, उनका होमवर्क करना पड़ेगा, बस ये काम तो करना है। आपने होमवर्क और बात मानना चालू कर दी तो आपको इसके अंदर भी हेल्प मिलेगी। बात समझ में आ रही है? आपको इसके अंदर भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हेल्प मिलेगी। तो बस ये 20 के लिए आपको यहाँ पे करना है, और ये 80 की तैयारी कैसे करनी है मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ महीने के तरीके से। मतलब कि आपके पास में 4 से 5 महीने हैं, 4 से 5 महीने आप स्ट्रेटेजिकली कैसे आप पढ़ोगे, उसके अंदर से कैसे नंबर गेन करोगे, उसका रिवाइज कैसे करोगे, ताकि इतने कम समय में इतने पहाड़ जैसे सिलेबस, मतलब कि जो 2 किताबें उनको कैसे खत्म करना है, वो चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डिस्कस करने से पहले कि हम चैप्टर को थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि चैप्टर हमारे पास में कैसे कैसे हैं। भाई साहब हमारे पास में चैप्टर्स है, हालांकि आप लोगों ने बुक तो खोल के देखी हुई है, आपको चैप्टर के बारे में जानते भी हो, आप उनके मार्क्स के बारे में जानते भी हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताते हुए चलता हूँ, ताकि अगर कोई सा बच्चा यहाँ पे अगर नहीं देख पाया हो अपनी किताब किसी कारणवश, तो वो इन चीजों को समझ जाए कि भाई साहब हमारे पास में कितने चैप्टर है, हमें कैसे मेहनत करनी है, कैसे उस चीज के अंदर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास में यहाँ पे क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि कितने नंबर का है हमारे पास में यहाँ पे 5 नंबर का है। अब ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल वाली बात होती है, ठीक है। ये रिलेशन फंक्शन, आप गलत गलत रिलेशन की तरफ में मत चले जाना भाई साहब। यहाँ पे क्या जो हमारे पास में फलन है, जो हमारे पास में फंक्शन है, उस फंक्शन को किस तरीके से कैसे रिलेटेड किया जाता है, उस फंक्शन का नाम क्या होता है, उस चीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है। हम लोगों को 1-1 फंक्शन के बारे में जानना है, हम लोगों को यहाँ पे 1-to-many फंक्शन के बारे में जानना है, और भी बहुत सारे फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग को समझना है। सेकंड जो चैप्टर है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप कक्षा 9th 10th और 11th में पढ़ते हुए आ रहे हो। बोले सर कैसे? भाई साहब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, उस ट्रिग्नोमेट्री का बस यहाँ पे थोड़ा सा रेसिप्रोकल हो गया है। जहां पे हम 10 a+b का फॉर्मूला पढ़ते थे, यहाँ पे 10 इनवर्स a+b का फॉर्मूला पढ़ने को मिल रहा है। तो बस यही सारी चीजें छोटी छोटी सी है, अगर आपने वहां पे फॉर्मूला अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं तो आपको ये चैप्टर में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं पढ़े तो कोई घबराइए मत,
हम आगे स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे कि उसको कैसे कवर कर लें ताकि हमें ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमारे पास में थर्ड चैप्टर है, वो क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने नंबर क्या है हमारे पास में? 6 नंबर क्या है? बेसिक कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाला चैप्टर है। बस आपको थोड़े से कंसेप्ट समझने, इसका लिखने का फॉर्मेट समझना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर आपको पूरे में से पूरे नंबर देके जाता है। इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। देन उसके बाद में आता है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट बोले तो सर भाई साहब ये दोनों एक ही परिवार के भाई बहन वाले हैं, मतलब एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, ये दोनों, अब हम जैसे अगर बात कर ले तो दोनों भाई है, दोनों बहन या भाई बहन है, तो मतलब आपको अगर मैट्रिक्स अच्छे तरीके से आपने पढ़ ली तो डिटर्मिनेंट का 50% वाला काम तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हुई है? तो यहाँ पे दोनों चैप्टर क्या हमारे लिए यहाँ पे एक जैसे हैं, तो इनकी मेहनत अगर एक तरीके से सही ढंग से कर ली तो एक ही बार में आपको दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 5 की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पर लेकिन आपको इसको घबराने या देखने की बात नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जो यहां से चालू होता है, ठीक है, यहां से चालू होता है, आपके चैप्टर नंबर 9 तक के अंदर आपको यहाँ पे साथ देगा। कहां तक देगा? चैप्टर नंबर 9 तक के। क्यों? क्योंकि यहां से अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां से ये चैप्टर चालू होता है और ये पार्ट है हमारे कैलकुलस का। तो पूरे कैलकुलस की बात कर लेता हूं, उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाते हैं, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन के अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आ जाता है। ये सारे चैप्टर हमारे पास में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, थोड़े से बड़े चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, पर लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों हमारे भाई बहन जैसा काम करते हैं कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये दोनों हमारे भाई बहन जैसा काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये दोनों चैप्टर भी कुछ इसी तरीके से है। अगर आपने ये डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो फिजिक्स का बेसिक लॉ के साथ में यहाँ पे काम करता है। एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे वेलोसिटी पढ़ रखा है, तो बस कुछ यहाँ पे उन शब्दों का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा जिससे आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो करना क्या है, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से देख लोगे, एक चैप्टर को अच्छे तरीके देख लोगे तो दूसरे चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 है मेरे पास में यहाँ पे इंटीग्रेशन। भाई साहब सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाने वाला चैप्टर है ये। अब आप बात करो सबसे ज्यादा नंबर, हाँ मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन से सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। आप बोलोगे सर क्या इसी को करके चले जाए? नहीं मेरे बच्चे, आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। या बोलो इसको छोड़ के चले जाए, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी नहीं छोड़ सकते हो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका उपयोग आपके आने वाले आगे के 2 चैप्टर में भी होगा। यहां से जो चालू होता है ना चैप्टर, यहां से हमारे पास में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। यहां से आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल भी। तो यहां से आपको एक जैसा पढ़ना चालू करना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन आप जैसे ही खत्म करोगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी इसी के जैसा ही है और ये भी जल्दी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अगर बात करूं तो ये दोनों भी क्या है मेरे लिए, भाई बहन का काम कर रहे हैं, एक ही परिवार का काम कर रहे हैं। ये एक परिवार हो गया, ये दूसरा परिवार हो गया। तो अब जब बोलोगे सर 2 परिवार है, तो भाई साहब कुटुंब तो एक ही है ना। यहाँ पे बिग फैमिली का काम कर रहा है, ये बड़ी फैमिली है, उसके अंदर से छोटे छोटे पार्ट है भाई साहब। ये चाचा बाबा, क्या चाचा चाची के बच्चे, ये ताता, हमारे बड़े पापा या ताऊ जिसको बोलते हैं, उनके बच्चे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास में फैमिली का यहाँ पे चलते हुए आ रहा है। तो अब आगे की तरफ मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो आगे हमारे पास में जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो चैप्टर्स यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है जो कि हम अभी क्या जो पढ़ रहे थे कैलकुलस का, उसका पार्ट का हमारे पास में हिस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारा उसका पार्ट हो जाता है, यहाँ पे कैलकुलस का पार्ट हो जाता है। और अगर देखोगे तो कितने नंबर की आ रही है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन? 7 नंबर की, सॉरी 6 नंबर की आ रही है। तो लगभग अगर मैं कैलकुलस से बात करूं तो 30 से 32 नंबर तक का हमारे पास में कैलकुलस यहाँ पे निकल के आता है। आप कैलकुलस छोड़ भी नहीं सकते हो और आप कैलकुलस, सिर्फ कैलकुलस पकड़ भी नहीं सकते हो। तो कैलकुलस के साथ में आपको यहाँ पे दूसरे चैप्टर्स की तरफ भी ध्यान देना है। कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा उसका, जिसको हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है और उसका एग्जाम हमारे को यहाँ पे क्लियर अच्छे तरीके से करना है। और अगर मैं चैप्टर 10 की बात कर लेता हूँ, वो क्या हो जाता है हमारे पास में वेक्टर अलजेब्रा, जो कि 7 नंबर का है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है भाई साहब। फिजिक्स में आपने वेक्टर पढ़ा है ना, बस उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल टच दे दिया है और वो हमारे लिए क्या बन गया यहाँ पे वेक्टर
अलजेब्रा बन गया है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप क्लास 9-10 से पढ़ता रहो, ज्योमेट्री पढ़ रखी है ना, बस वही चीज है यहाँ पे। बस अभी तक हम 2D के अंदर पढ़ता रहता है, 3D का दे दिया है। जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, यहाँ पे भी वही काम करना है। वहां पे हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे नई चीज आएगी जेड एक्सिस, यहाँ पे 3 एक्सिस के बारे में बातचीत चलेगी। तो ये चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर अगला चैप्टर आया था हमारे पास में क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लेता हूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जो वन टाइमर है। मतलब आपने एक बार इसको सही ढंग से समझ लिया, 1 से 2 दिन दे दिए, मैं ज्यादा दिन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 1 से 2 दिन पढ़ लिया तो आपको ये पूरा नंबर देके जाता है, पूरे पूरे 3 नंबर देके जाता है। तो इसमें घबरा क्यों रहे हो? आप बोले सर इतना कम नंबर का छोड़ देते। अरे भाई साहब, हमें छोड़ना नहीं है, हमें बूंद बूंद से घड़ा बनना है। तो उन बूंद बूंद से घड़े बनने के लिए हमारे लिए 3 नंबर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी जो चैप्टर आता है हमारे पास में वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी आप बचपन से देखते आए हो। अभी भी मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का एक उदाहरण यहाँ पे खड़े खड़े दे सकता हूँ कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम के अंदर आप पास हो गए या नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छे नंबर लाओगे नहीं लाओगे, प्रोबेबिलिटी आ गई। आज बारिश होगी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई। आज मैं लेक्चर पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी हो गई। आप तो बोल ही दोगे ना मेरे को नहीं पढ़ना, पर लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अच्छे नंबर यहाँ पे लेके आ जाओ। बात समझ में आ रही? इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा? आप बोलो सर इंडिया तो डेफिनेटली जीतेगा, पर लेकिन हम साइंटिफिकली तरीके से बात करें, मैथमेटिकल तरीके से बात करें तो इंडिया की क्या निकलेगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी जीतने की। बात समझ में आ रही? तो प्रोबेबिलिटी हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बस अब हमें यहाँ पे जो काम करना है, यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करते हुए हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। तो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देख रखी बचपन से, आधी से ज्यादा चीजें तो उन्हीं चीजों के ऊपर यहाँ पे घूमते हुए आ रहे हैं। चलिए, अगर मैं आप यहाँ से अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेता हूँ कि आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है, वो चीज के बारे में यहाँ पे जानना जरूरी है कि हमारे पास में 4 महीने हैं। इन 4 महीनों के अंदर हमें कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें अक्टूबर महीने में पढ़ना है, कैसे नवंबर में पढ़ना है, वो चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे अक्टूबर महीने की स्ट्रेटेजी की बात कर लेता हूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे पास में 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। उन 4 से 5 महीनों के अंदर हमें पूरा का पूरा पेपर फोड़ना है और पूरे का पूरे पेपर फोड़ने के साथ में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो बस जो स्ट्रेटेजी बताते जा रहा हूं उस स्ट्रेटेजी को समझो, उसको फॉलो करो ताकि आपके अच्छे नंबर यहाँ पे निकल के आ जाए। क्यों? क्योंकि मुझे 3 से 4 साल का बहुत अच्छे तरीके का एक्सपीरियंस है कि बच्चे कैसे तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम मेहनत की बात कर रहे हैं तो मेहनत तो हर कोई करता है, यहाँ पे हर बच्चा करता है। क्या हर बच्चा हमारा फर्स्ट रैंक लेके आ पाता है? क्या नहीं। हर बच्चा 90% से ऊपर लेके आ पाता है? क्या नहीं। तो फर्स्ट रैंक वाले 90% से ऊपर वाले क्या करते हैं? मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। तो उस स्मार्ट वर्क के साथ के अंदर आज हम लोगों को यहाँ पे हमारा शुभारंभ करना है। तो उस शुभारंभ के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है और आज से आपको सोच के बैठना है कि हमें यहीं पे इस तरीके से ही पढ़ना है जिससे हमारा पूरा का पूरा काम हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप 16-16, 17-17 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 महीने के अंदर 10-10 चैप्टर निपटा दो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आप मैथ्स पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट मत पढ़ो। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने जिसके अंदर आपको अच्छे नंबर लेके आने, तो उसके लिए आपको यहाँ से उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। और उस तरीके की मेहनत की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको 3 से 4 घंटे रेगुलरली मैथ्स के लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको यहां तक क्लियर हुई है? इतना आपको देने पड़ेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं अक्टूबर महीने के अंदर, तो अक्टूबर महीने के अंदर आपको लगभग 4 चैप्टर यहाँ पे खत्म करने हैं। कैसे करने हैं वो चीज को आप समझो। मैं ये भी नहीं बताने वाला हूं आपको कि आप 1 तारीख से 10 तारीख तक पढ़ो। आप क्या बेल हो क्या कि जो आपसे बोल दिया सिर्फ आप उतना ही चलोगे? आप इतने बड़े हो गए हो, आप इतने समझदार हो गए हो, सिर्फ आपको गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस ले लिया तो आप सही तरीके से कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इतना बताऊंगा मैं कि भाई साहब आपको 5 से 6 दिन आपको इस फंक्शन को देना है, आपको ये वाले चैप्टर को इतने दिन देना है, इस बार आपको ऐसा मॉक टेस्ट लगाना है। आप अपने हिसाब से अपने विवेक से सोचते हुए आगे कार्य करेंगे जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके भविष्य के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं चैप्टर 1 की बात कर लेता हूं तो इसको आप 5 से 6 दिन के अंदर खत्म कर लो, या फिर मैं बोल देता हूं कि 5 से 6 दिन के अंदर आप इसको पूरा का पूरा खत्म कर लो। अब 5 to 6 डेज का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा हो। कोई बच्चा इसको 4 डेज में भी खत्म कर सकता है, कोई बच्चा इसको 7 डेज ले ले या 8 डेज ले ले। तो इसका मतलब क्या 4 डेज लेने के बाद वो मस्ती करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो यहाँ पे दूसरे चैप्टर की तरफ मूव कर जाएगा, दूसरे चैप्टर की तरफ मूव कर जाएगा। उस तरीके से उसको काम करना है। अब जब 5 से 6 दिन हमारे पास मेडिसिन फंक्शन के लिए हो जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? 1 डे आपको यहाँ पे करना है नोट्स मेकिंग का।
या बोल दो है नोट्स रिवीजन का। ठीक है, कैसे करना है? देखो 5 से 6 दिन अब जब आप ये पढ़ रहे हो ना, एक पतली सी कॉपी अपने पास में रखना जिसके अंदर आप यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि यार आप इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो रहे थे, वो क्वेश्चन लिखते हुए चलना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ, पर लेकिन आप वो लिखते हुए चलोगे ना, तो ये वाली कॉपी आपको फायदा पहुंचाएगी जनवरी फरवरी के अंदर। मैं उसकी तैयारी अभी से करवा रहा हूँ, उस चीज के बारे में सोचना और समझना। अब एक दिन के अंदर मैं नोट्स मेकिंग और या फिर नोट्स रिवीजन के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि आप 5 से 6 दिन तक इसके अंदर पूरे का पूरा क्वेश्चन कर लिया, वो एक दिन में इसका आपने नोट्स रिवीजन कर लिया, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। आपका यहाँ पे रिवाइज भी पैरेलल में ही चलते रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं तो इसको 5 डेज दे दो, यानी 4 to 5 डेज के अंदर ही हमारे पास में क्या होना चाहिए, चैप्टर खत्म होना चाहिए, और 1 डे हमारे पास में नोट्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करते हुए चलनी है। क्यों? क्योंकि रिलेशन फंक्शन के अंदर अगर मैं बात मान भी लेता हूं कि इसके अंदर फॉर्मूले कम है, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूले ज्यादा है ना, उसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप नोट्स लिखोगे, उसके लिए आप लिखोगे और 1 डे सारे फॉर्मूले को रिवाइज करोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जब ये 1 डे नोट्स की बात आती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि रिलेशन फंक्शन के साथ में भी इसको रिवाइज करते हुए चलना। उस पतली कॉपी के अंदर एक कॉपी ही बनानी है, उसके अंदर आप रिलेशन फंक्शन के नोट्स भी रिवाइज कर रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक के भी रिवाइज कर रहे हो। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास में आता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से पहले एक दिन के ना आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। काय का देना है आपको? रिलेशन और फंक्शन का। बात समझ में आ रही है कि आप नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद में आपने क्या दे दिया, रिलेशन फंक्शन का एक मॉक टेस्ट दे दिया। फिर उसके बाद में आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको निपटाना है 4 डेज के अंदर, 4 to 5 डेज के अंदर। सेम केस आप डिटरमिनेट 4 to 5 डेज के अंदर इसको यहाँ पे आपको खत्म करना है, और वही चीज आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स को 1 डे के अंदर रिवाइज करना है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना। बोले सर यहाँ पे अगर देखा है तो 6 4 10 10 5 15 5 20 21 22 दिन हो रहे, बाकी के बच्चे मेरे बच्चे मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर का पहला महीना खत्म हो गया है, सॉरी पहला सप्ताह खत्म हो गया है। उस सप्ताह खत्म होने के बाद में दूसरे सप्ताह से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं तो आज से भी स्टार्ट करो, तो 2-3 दिन अगर आपके यहाँ पे बचे हैं तो यहाँ पे भी आप क्या दे दोगे, एम मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट काय के दे दोगे, यहाँ पे आप दे दोगे यहाँ पे ITF के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, इसको रिवाइज करता हूं, ITF का भी क्या दे दोगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट दे दोगे। तो इस हिसाब से रिलेशन फंक्शन का रिवीजन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो किस हिसाब से आपका चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है, आप इस चीज को समझो। फिर उसके बाद में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे नोट्स बना रहे हो, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो, और यहाँ पे क्या दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ की। जब मैं नेक्स्ट महीने पे आता हूं नवंबर में, तो नवंबर में हम सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाले चैप्टर थोड़े से हमारे पास में लेंथी वाले हैं, इनको देख के घबराना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम पहले वाले की करते आ रहे थे। बात समझ में आई है? क्यों? क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा सा समय, आप उस समय को देख के घबराइए मत, बस प्रैक्टिस करते रहिए ताकि हम इस चीज को भी ऐसे निपटा ले। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर आपको कितने दिन लगने चाहिए, 7 से 8 दिन के अंदर आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 से 8 दिन के अंदर। तो जैसे आपका 7 से 8 दिन के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, 7 से 8 दिन के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको 1 डे नोट्स का, फिर उसके बाद में एमटी काय का, हमारे पास में मैट्रिक्स का। बात समझ में आ रही है? तो 8 2 10 दिन तो हमारे पास में से खत्म हो गए। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कितने दिन के लिए हमारे पास में, 5 डेज के लिए। बोलोगे सर क्या 5 डेज तक देना जरूरी है? अरे मेरे बच्चे, कुछ चीज अगर इसमें छूट रही है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ना, उस चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे 5 डेज के लिए बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे कुछ चीज छूट रही तो आगे थोड़ा सा बढ़ा दो, तो बस वही 5 डेज के बाद में 1 डे नोट्स का, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट डिटरमिनेट का। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अक्टूबर महीने के हमारे जो 4 चैप्टर हैं उनका पूरा रिवीजन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गया, पूरा अच्छे तरीके से हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया। क्यों? क्योंकि 1 डे जो नोट्स के लिए आते हैं, उन नोट्स के लिए पिछले 4 चैप्टर के भी हमें यहाँ पे नोट्स के अंदर पन्ने पलटाने हैं ताकि हम भूले ना। जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हम भूल जाते हैं,
तो वो इस चीज से आप कभी नहीं भूलोगे रिवाइज करते रहने से। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगवाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में 10 से 12 दिन तक क्या है, इंट्रीगेशन। अगर आप इसको एक्सटेंड भी करना चाहो तो आप 14 डेज तक भी इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे 2 डेज नोट्स के लिए, बात समझ में आ रही है? 12 और 2 14 दिन, इस तरीके से हम नोट्स के अंदर देंगे यहाँ पे। और इसी के साथ के अंदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव का मॉक टेस्ट दे देंगे। अगर टाइम बचता है तो, मैं ये जरूरी नहीं बोल रहा हूँ, कतई नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे दो, बट लेकिन टाइम बच रहा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देते हुए चलना है। अगर नहीं बच पा रहा है तो यहां तक खत्म करो, और अगर कुछ बैकलॉग हो रहा है तो पहले उस बैकलॉग को खत्म करो, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आओ। जैसे कि जो मैंने बोल दिया अक्टूबर के अंदर मैट्रिक्स के अंदर आपकी एक एक्सरसाइज छूट गई है, आप नहीं कर पाए, तो यहाँ पे खत्म कर लो ना। क्योंकि मैं बात मानता हूँ कि अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर हमारे फेस्टिवल मंथ रहते हैं, इसमें दिवाली आती, दशहरा आता है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ बैकलॉग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस बैकलॉग के लिए हमने नवंबर में थोड़ी सी गैप छोड़ रखी है, तो उस गैप को यहाँ पे समझो, उसको फिलअप करो, और यहां तक के अंदर हमारे पूरे चैप्टर नवंबर तक के अंदर खत्म करके आगे बढ़ो। बात समझ में आई है? चलिए अब आगे की तरफ बात करता हूं। तो आगे दिसंबर के अंदर हमने यहाँ पे भी 3 चैप्टर लिए हैं। क्यों लिए हैं, इसका कारण मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं कि भाई साहब यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात कर लेता हूं, तो आप यहाँ पे 5 दिन ले लो, किसी भी कंडीशन के लिए 5 दिन में खत्म करना है, दिन रात मेहनत करके खत्म करना है। मैं 3 से 4 घंटे की मेहनत के लिए बोल रहा हूं। अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो फास्ट कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बढ़ाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया आगे 17 घंटे पढ़ना है तो आप 17 घंटे पढ़ने बैठ गए, मैंने बोल दिया 5 दिन में खत्म करना है तो 5 दिन में खत्म करने के लिए भिड़ गए। नहीं, हमें यहाँ पे समझना है, यहाँ पे घास नहीं काटनी है, हमें अच्छे तरीके से समझना है। 5 दिन बोला एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बोला है, मे भी 5 का 6 हो सकता है, 6 का 7 हो सकता है, मे भी 5 का 4 हो सकता है, तो उस हिसाब से चलना है। 5 दिन के बाद में 1 डे नोट्स के लिए, और नोट्स के अंदर वही जो पुराने 4 और 3 7 चैप्टर है उनको भी यहाँ पे रिवाइज करना आपके नोट्स के फॉर्मूले को। बात समझ में आई है? चलिए अब जब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इसको 6 डेज दे दीजिए, 5 to 6 डेज। छोटा चैप्टर है, 5 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो सकता है। ठीक है, तो जब 5 दिन में हमारे पास में खत्म हो रहा है तो 1 डे नोट्स के लिए, और फिर उसके बाद में आपके पास में आता है 2 डेज। यहां पे आपको रिवीजन करना है काय का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और अगर आप ये रिवीजन भी नहीं करना चाहते हो तो रुको, इसके अंदर मैं आपको और चीज बता रहा हूं। चलो ये नोट्स हो गए, फिर उसके बाद में आप वेक्टर अलजेब्रा इसके लिए दे दो 6 डेज। बात समझ में आ रही है? 6 डेज आपने इसको दे दिए। अगर आप काउंट करोगे तो 6 5 11, 11 और 5 कितने होते हैं यहाँ पे, 16 दिन। 16 दिन मतलब आधा महीना ही आपका यहाँ पे खत्म हुआ है। और अगर आप ये 2 दिन ले लोगे तो 17 18, यहाँ पे 19 20, मतलब लगभग आपके लिए 20 दिन के अंदर आपका यहां तक का सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर का। बट बचेंगे हमारे पास में यहाँ क्या, दिसंबर में 10 से 11 दिन। अब 10 से 11 दिन जो बच रहे उसमें क्या करोगे भाई साहब, आप यहाँ पे लगाओगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद में उसका एनालिसिस करा, कुछ गलती हुई है तो वापस से चैप्टर का क्या करोगे, रिवीजन करोगे। एक एक चैप्टर को उठाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 चैप्टर हो गए तो 10 दिन हमारे यहाँ पे बचने चाहिए। उन 10 दिन के अंदर के अंदर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट में जो गलती है उसको यहाँ पे रिवाइज करते हुए चलेंगे। अगले दिन अगले चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसको रिवाइज करते चलेंगे। तो दिसंबर तक आते आते तो आपका यहाँ पे 10 चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। और टोटल कितनी यूनिट बची है हमारे पास में, 13 यूनिट है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास में दिसंबर तक का पूरा काम हो जाएगा। शुरुआत में आपको थोड़ा हेवी लग रहा था, अक्टूबर नवंबर में हेवी लग रहा था कि सर कैसे होगा, तो दिसंबर तक आते आते आप खुद यहाँ पे हो जाओगे उस चीज के लिए तैयार कि भाई साहब इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे नंबर लेके आ जाएंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे आगे बात कर लेता हूँ जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर आपके पास बचते हैं 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 3 टॉपिक आपके लिए बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएंगे।
अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 4 से 5 दिन आपको 3D के लिए देना है, ठीक है, कि 3D के लिए आपको देना है। और लीनियर प्रोग्रामिंग दिल से बोलता हूं, एक दिन मेहनत कर लो। कितनी? एक दिन। उसी एक दिन के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसी एक दिन के अंदर नोट्स बना लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर एक ही दिन के अंदर। ज्यादा से ज्यादा हद से हद तक अगर आपको थोड़ी दिक्कत आई तो आप 2 दिन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी कितने दिन में हो जाएगी? 5 दिन के अंदर। तो अगर आप देखोगे 5 4 9 और 1 10 दिन, 10 दिन के अंदर आपका जनवरी की 10 तारीख तक के अंदर आपका ये पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करें? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको 10 जनवरी तक के अंदर सिलेबस क्यों खत्म करवा रहा हूं? क्योंकि जनवरी के अंदर आपके आ जाते हैं एनुअल फंक्शन और आपका आखिरी साल है, आप वो भी मनाएंगे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप इंजॉय करिए, आपका फेयरवेल होगा, आप वो भी इंजॉय करिए, पर लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब 10 तारीख तक के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो गए, आप कॉन्फिडेंटली हो गए। और यहां तक कि अगर मैं बात कर लूं तो अगर आप 10 जनवरी के दिन पे अगर आपसे पेपर ले लिया जाए ना, अगर आप एग्जाम के अंदर बैठ जाओ ना, तो आप 80 में से नहीं करते हुए 65 प्लस नंबर आप लेके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद में आपकी आ जाती है प्री बोर्ड जनवरी एंड तक के अंदर, फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर। यहां तक कि अगर आपको बात क्लियर हो गई, फिर उसके बाद में क्या करोगे? आप यहां से रिवीजन स्टार्ट करोगे। अब बोलोगे सर रिवीजन कैसे? देखो रिवीजन में कुछ नहीं है, एक चैप्टर उठाओ सबसे पहले, रिलेशन एंड फंक्शन। आपने जो मॉक टेस्ट लगाया था, जो गलती हुई थी ना, बस उसको यहाँ पे देख लो और बुक को पन्ने पलट लो, उसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलो। एक दिन के अंदर एक चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज कर लो। अब क्या बताओ कि जनवरी के अंदर आप ये जब मेहनत कर रहे हो 20 दिन की, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन के अंदर आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे जो शुरुआत के अंदर लग रहे थे? नहीं लगेंगे ना। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन फंक्शन का आपने रिवाइज करा, आप नेक्स्ट डे के अंदर आए, नेक्स्ट डे के अंदर आपने क्या लगा दिया? प्रीवियस ईयर पेपर। क्या लगाया आपने यहाँ पे? प्रीवियस ईयर पेपर लगा दिया। जैसे नेक्स्ट डे आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा, आपको समझ में आया कि हाँ यार ये पढ़ने आ। फिर उसके नेक्स्ट डे आप चले गए, तो उसके नेक्स्ट डे के दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है। इस एनालिसिस के अंदर आप क्या देखोगे? इस एनालिसिस में आप देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन के अंदर आपको समय ज्यादा लगा, कि कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो गया, कि कौन सा क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो गए, वाला चैप्टर उठा लो। वैसे के वैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या कर लोगे? रिवीजन ले लोगे उस चैप्टर का। जैसे सपोज करो, मान लो कि आईटीएफ के अंदर आपको यहाँ पे दिक्कत आई, तो आईटीएफ का आपने रिवीजन कर लिया, आपने नोट्स पलट लिए, फिर उसके बाद में आप लोगों ने क्या कर लिया? एक और पीवाईपी लगा लिया, एक और मॉक टेस्ट लगा लिया। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? जनवरी के एंड तक के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप 2 बार रिवाइज करके यहाँ पे रेडी हो जाओगे, ठीक है। फिर अब बात आती है हमारे पास में फरवरी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फरवरी की। तो भाई साहब जनवरी के अंदर तो आपका पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, साथ ही साथ में आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे अभी तक के अंदर क्या क्या कर लिया? आप लोगों ने यहाँ पे एक बार का सिलेबस पूरा खत्म कर लिया, आप लोगों ने यहाँ पे रिविजन कर लिया, रिविजन 1 2 और 3, यानी 3 बार आपका रिविजन हो गया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पूरे यहाँ पे रिवाइज कर चुके हो। यहाँ पे आपके पास में मॉक टेस्ट पूरे तरीके से लग चुके हैं, क्योंकि 10 दिन का हम लोगों ने मॉक टेस्ट यहाँ पे ले चुका था। अब यहाँ पे आपके पास में पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों ने यहाँ पे तक सॉल्व कर लिया फरवरी आने से पहले। अब बात कर लेते हैं फरवरी के अंदर आपको क्या करना है। देखो जनवरी के अंदर आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, तो फरवरी के अंदर इतना कुछ खासा आपके लिए बचता नहीं है। फरवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको आपके जो नोट्स हैं उन पे ध्यान देना है, उनको रिवाइज करते हुए चलना है, और जो आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आप नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे तो आपकी यहाँ पे समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और बस इसी के साथ में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे आते आते आप 3 से 4 घंटे दो, यहाँ पे कम समय दे दो ना, दूसरे विषय को आप थोड़ा सा समय ज्यादा दे दो, तो इसी के साथ में आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आप यहाँ तक रिवाइज करते हुए भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास में जो पूरी स्ट्रेटेजी है ये मैथ्स के लिए है, और मैं गारंटी के साथ दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो आपका जो कर्म युद्ध है, जो आपका 25 मार्च को होने वाला है गणित का कर्म युद्ध, उस कर्म युद्ध के अंदर आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से नंबर लेके आने वाले हैं, और उन नंबर के साथ में
आप यहाँ पे गौरवान्वित महसूस करेंगे। और जितने नंबर्स आप लेके आएंगे ना, जितनी खुशी आपको होगी, आपके माँ बाप को होगी, उसके बाद उतनी खुशी ही हमारे अरिविहान की टीम को होगी कि यार हमारे यहाँ का बच्चा इतने अच्छे नंबर लेके आया है। तो बस आज ही से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और इसी स्ट्रेटजी के साथ के अंदर आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेते आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हुए आएंगे और साथ ही साथ आप उन्नति 2.0 बैच के बारे में भी सोचिए, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और बहुत बूस्टअप तरीके से आप यहाँ पे अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सके। चलिए इसी के साथ में मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें के साथ में या कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।